हेलो क्लास, लास्ट टाइम एज यूजुअल हम पढ़ चुके थे। क्या हमने पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है। रिलैक्सेशन टाइम जो है हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको दोबारा याद दिला दिया जाए, जिसमें कि हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद अब आगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, ये हम टॉपिक आज एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है इसके अंदर देख लेते हैं। सपोज़ करिए कि भाई ये जो है कंडक्टर है, यहाँ पर मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, जिसकी लेंथ एल है। इसमें जैसे एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स जो है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लग जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। ठीक, तो उसमें ये जो छोटा सा हिस्सा आप यहाँ को नज़र आ रहा है, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन से हमने इसको डिनोट किया है। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैपिटल एन है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा, क्यू इज इक्वल्स टू एन। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और तो कैसे निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन को पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अगर एक दर्जन केले में 12 केले हैं, तो पाँच पाँच दर्जन में कितने हो गए, तो 60 बताएंगे आप। तो मैं बताऊँ कि छोटे से वॉल्यूम में जो है एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, ए इंटू एल। ठीक है, तो वॉल्यूम से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसको। करंट कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी के अकॉर्डिंग एन ई अपॉन टी। ठीक है, तो एन ई अपॉन टी, एन ई, एन की वैल्यू रख देते हैं एन ए एल ई बाई टी, एल अपॉन टी लेंथ अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी किसकी होगी, किस कौन कवर कर रहा है इसे, इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आई होप ये आराम से क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ कैसे आया, ठीक है, चलिए उसी चीज़ को मैं वापस लेके चलता हूँ। फॉर मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। और एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू कितना होगा, ई, इलेक्ट्रॉन चार्ज का, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो ई होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू ई हो गया। तो एम ए इज इक्वल्स टू ई, ये दोनों फोर्स इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो इसे मूव कराएगा आगे की तरफ, इसे जो एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा वो यही है। तो एम ए इज इक्वल्स टू ई, और ई को हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन एल। तो ई वी बाई एल, तो ए एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ई वी बाई एम एल। ठीक है, हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन, वी डी इज इक्वल्स टू ए टो होता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी हमने, वी डी आ गया ई वी टो बाई एम एल। अभी अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं कि करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। यहाँ पर हमने वी डी की वैल्यू भी पुट कर दी, और वी डी की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा आई आया है एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल इंटू में वी को हमने अलग रख लिया। तो यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। व्हाट इज दिस, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो बाकी जो ये सारा बच गया है क्या होगा, डेफिनेटली ये रेसिस्टेंस होगा। तो v अपॉन आई की वैल्यू कितनी हो गई, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, ये कांस्टेंट है, देख सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ द कंडक्टर, टो रिलैक्सेशन टाइम, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट हैं उस कंडक्टर के लिए। और हमने इसकी डेफिनेशन में माना था कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसका स्टेटमेंट भी यही कहता है। तो ये कांस्टेंट है आर सारा का सारा, तो आर की वैल्यू हमारी हो जाती है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। ठीक है, रसिस्टिविटी के साथ इसका रिलेशन देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो एल अपॉन ए को एक तरफ कर देते हैं अगर हम, तो रो की वैल्यू आती है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि ये किसी मटेरियल की हो सकती है अलग अलग। ठीक है ना, क्योंकि एल और ए को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी जो है एल और ए पे भी चेंज नहीं मतलब डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये पर्टिकुलर किसी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि एम मास चेंज नहीं होगा, ई चेंज नहीं होगा, एन और टो, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। इट मीन्स रेसिस्टिविटी मटेरियल की क्वालिटी है, ना कि किसी पर्टिकुलर लेंथ और एरिया पे डिपेंड करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है यहाँ से, ओम मीटर। ओके, ये आप निकाल लेंगे, इसमें नहीं दिया हुआ है शायद।
फिर आता है हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा मूवमेंट से। मूवमेंट आप समझ सकते हो, मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हाउ इजीली अ चार्ज कैरियर कैन मूव, ठीक है, कितना आसानी से कर सकता है। तो मूवमेंट का मतलब है उसकी वेलोसिटी से, और वेलोसिटी कब मिल रही है, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मोबिलिटी का फार्मूला होता है हमारा वी डी डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी हमारी वेलोसिटी, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ दैट चार्ज कैरियर। इट मे बी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और ए होल, ठीक है। वो चार्ज कैरियर कुछ भी हो सकता है, अगर डिपेंडिंग अपॉन देयर मतलब कि कौन चार्ज कैरियर वहाँ पे मूव कर रहा है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ से इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ओके। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और वोल्ट पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है ना। ये आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है रेसिस्टिविटी पे, कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। फॉर मेटल्स के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो उसे एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन टाइम डिक्रीज हो गया, रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉपर के लिए और ये नाइक्रोम के लिए दो अलग अलग हमने यहाँ ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है। ये मेटल्स के केस में हो जाता है। अब सेमीकंडक्टर के और इंसुलेटर के केस में क्या होता है भाई, इंसुलेटर के केस में तो आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे तो आप बढ़ा दीजिए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर जो 300 400 500 केल्विन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, टो इज़ इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। ये साफ साफ यहाँ पता लग रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो चेंजेस विद द टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे कि रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और रेसिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के केस में हमारा एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और इंसुलेटर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक। चलिए, ये रेसिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती हुई, यानी कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। ये अल्फा क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, R2 माइनस R1, R1 T2 माइनस T1। एक्चुअल में किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऊपर एक फार्मूला है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं। ये सिंपल है, टी डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर होता है वो R0 1 प्लस एल्फ़ा टी। एल्फ़ा की वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग अलग है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, या फिर आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। आर नोड का मतलब है रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है रेसिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये टी का मतलब है आपने कितना टेम्परेचर 0 से टी तक इंक्रीज किया है, ठीक है ना, ये वो है। चलिए आगे चलते हैं। ये लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ है, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओके। कि कहाँ कहाँ ओम्स लॉ फॉलो होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो सिंपली कंडक्टर्स के लिए, प्योर मेटल्स के लिए फॉलो होता है, कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए फॉलो होता है, ठीक। ये ओमिक कंडक्टर है। नॉन ओमिक कंडक्टर जिनके लिए फॉलो नहीं करता है, लाइक प्रैक्टिकली अगर मेटालिक कंडक्टर के लिए हम देखें तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा मतलब जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा ये हमारा चेंज हो जाता है, स्लाइटली हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लीनियर नहीं रहता, ठीक। वो वजह है टेम्परेचर की, क्योंकि टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। ये एक डायोड के लिए है, पीएन जंक्शन डायोड के लिए, फॉरवर्ड बायस में और यहाँ पर रिवर्स बायस में। इसको हम चैप्टर नंबर 14 में और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, ठीक है। ये मेटालिक कंडक्टर के लिए हो गया, ये वाटर वोल्टमीटर के लिए, थायरिस्टर के लिए, ठीक है। आप सिंपली इनको लर्न कर लीजिए। बाकी ये थायरिस्टर भी एक डिवाइस होती है, बीटेक वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जो ब्रांच में लेते हैं उनको ये पढ़ने को मिलती है, इलेक्ट्रिकल में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। इसका यूज़ एसी पर्पज़ से भी इंडस्ट्रियल में बहुत अच्छा है थायरिस्टर का,
बट आपको ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ ग्राफ ही याद रखिए, ठीक है। ये आपका गैलियम आर्सेनाइड है, ये भी एक तरह का क्या होता है, सेमीकंडक्टर ही है। लाइक आपकी एलईडी वगैरह होती है जिसमें इंफ्रारेड रेज वाली, उसमें गैलियम आर्सेनाइड लगा होता है, ठीक है। एलईडी वगैरह में भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक। तो एलईडी जो होती है आपकी लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। तो इसका एक रीज़न होता है पॉजिटिव नॉन लीनियर रीज़न होता है, और एक हमारा इसमें नेगेटिव रेसिस्टेंस रीज़न होता है, जहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस जो है वो घटना शुरू हो जाता है, मतलब टेम्परेचर के साथ में, ठीक है। तो ये कुछ मतलब टेम्परेचर पे तो नहीं कह सकते, वोल्टेज और करंट का रेशो है इसके अंदर, ठीक है, सब कुछ डिफाइन किया हो। तो फिलहाल इस टॉपिक के अंदर इतना छोड़ देते हैं, चलिए इसे भी ख़त्म कर देते हैं, सुपर कंडक्टिविटी को। ये क्या है ये भी देख लेते हैं। एज वी आर ऑब्जर्विंग दैट, जैसे कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस के साथ टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है रेसिस्टेंस हमारा, ठीक है ना। ये रेसिस्टेंस है, ये टेम्परेचर है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए, सॉरी मैंने ये गलत ले लिया है, दोबारा से बना लेता हूँ इस ग्राफ को। ये रेसिस्टेंस ले लेते हैं, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मैं उल्टा भी तो कह सकता हूँ कि टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। कहीं तो ऐसा केस आएगा जहाँ पे इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके रेसिस्टेंस हमारा जीरो हो जाएगा। तो उस केस में रेसिस्टेंस जब जीरो हो जाएगा तो वो बिहेव करेगा एक सुपर कंडक्टर की तरह, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। और मरकरी के लिए एच जी मेटल होता है ना, उसके लिए 4 केल्विन होता है, आप याद रखिएगा, अब से 2 साल पहले ही पूछा गया था एग्ज़ाम में कि मरकरी के केस में सुपर कंडक्टिविटी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, तो 4 केल्विन है, ठीक है। चलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये आपका 10th वाला पोर्शन है, आप इसको वहाँ से भी अच्छे से सीख सकते हैं, सीरीज़ में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। हालांकि इस बार सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो ये हटा दिया है, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों रिमूव कर दिए हैं। इसके ऊपर के सर्किट डायग्राम के ऊपर भी वो क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, ठीक है। आया तो ऐसा ही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।